फिगर बन गया।
फिगर बन गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसा हमने पढ़ा उस दिन कि इसके पूरे इसका वर्णन किया, लिखा भी, आज इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। किसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपने बनाया? कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास। जब हम एंथोसिरास के इंटरनल स्ट्रक्चर की संरचना को देखते हैं तो हमको इसमें 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एंथोसिरास जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो स्पोरोफाइट की संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है। एक होता है फुट, दूसरा होता है सीटा और तीसरा होता है क्या? कैप्सूल। आपने इतना जाना। लेकिन मैंने आपको बताया जब एंथोसिरास की बात करते हैं और रिक्सिया की बात करते हैं तो रिक्सिया में क्या होता है? सीटा एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता ना। केवल न तो फुट ही पाया जाता है, केवल सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? कैप्सूल। ये रिक्सिया में है। लेकिन एंथोसिरास में हमने क्या देखा? हमने रिक्सिया में देखा क्या कि फुट और सीटा एब्सेंट है, केवल किसका बना होता है? स्पोरोफाइट, कैप्सूल का। अब हम एंथोसिरास में हमने ये सीखा कि इसमें फुट होता है कैप्सूल के स्थान पे, सीटा कैप्सूल भी होता है और सीटा के स्थान पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, मतलब विभज्योतिकी क्षेत्र होता है, इंटरकैलरी विभज्योतिकी। तो देखते हैं कि जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको यही देखने को मिला कि जो इसका फुट है यह बेसल पार्ट्स ऑफ द एंथोसिरास। एंथोसिरास का बेसल पार्ट्स होता है एंड डायरेक्टली कनेक्ट विथ या अटैच्ड विथ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है और क्या करता है? एब्जॉर्ब्स ऑफ न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर। ठीक, फॉर किसके लिए? स्पोरोफाइट के लिए। स्पोरोफाइट के वृद्धि के लिए क्या करता है? फुट की प्रकाश संश्लेषण इनको इस बीच से जुड़ा होता है और यह इसका आधारी भाग होता है। यह पानी भी अवशोषित करता है और मिनरल्स भी, खनिज। ठीक, और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है ये फुट और कैप्सूल को क्या करता है? कनेक्ट करके जोड़ता है और क्या करता है कि वाटर को, मिनरल्स को सीधे ले जाकर के कहां पहुंचा देता है? कैप्सूल के पास। तो ये क्या करता है? जोड़ने का भी कार्य करता है। यह किसका पार्ट होता है? मिडिल पार्ट होता है। ठीक, अब कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द या स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथोसिरास। लेकिन यह स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है? हमने बताया आपको हार्न की तरह। हार्न मतलब होता है पशुओं के सींग, HORN। यह हार्न जो होते हैं पशुओं के सींग जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसके स्पोरोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं? हार्नवर्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें इस संसार का सबसे बड़ा स्पोरोफाइट किस ब्रायोफाइट्स का होता है? तो एंथोसिरास, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि मतलब अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण इसमें वृद्धि होती रहती है। अब जब हम बात करते हैं इसके अलग से, कभी कभी एग्जाम में बैठोगे तो आपको लिखने के लिए पूछता है क्या कि कहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल ऑफ एंथोसिरास। जब हम एंथोसिरास के कैप्सूल की अंतिम संरचना हमने देखा क्या? ये भी 3 पार्ट में बटा होता है। पहला क्या था? कैप्सूल वाल। अब कैप्सूल वाल मैंने आपको बताया, एक चीज आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स पौधों में जो पूरा थैलस स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं पार्ट्स, जो भी कोई भी पार्ट्स हो वो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, अर्थात पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। तो हमने जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, कैप्सूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा तो हमको कितने पार्ट्स दिखाई दिए? कैप्सूल वाल दिखाई दिया, स्पोरोजीनियस टिश्यू दिखाई दिया और क्या दिखाई? तीसरा कालुमेला। हम एक एक इनके कार्य के विषय में जान ले। तो हमने देखा क्या कि जो कैप्सूल वाल होता था यह 4 से 6 लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इस पर क्या दिखाई देते हैं? इसी पर स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर। अब यदि आपके एग्जाम में पूछे कि ब्रायोफाइट्स पौधों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो बता देना एब्सेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के रूप में कि जैसे कैप्सूल वाल है ना, कैप्सूल वाल के ऊपर, एंथोसिरास के कैप्सूल वाल के ऊपर क्या होता है कि स्टोमेटा पाया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कार्य करता है। और इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन इन कलर, क्योंकि कैप्सूल की संरचना क्या होती है? हमने देखा कि जब इमेच्योर कंडीशन में होता है, मतलब अपरिपक्व अवस्था में होता है या यंग अवस्था में होता है, तो यह हरे रंग का दिखाई देता है। जैसे ही परिपक्व हो जाता है तो इसका कलर येलो या ब्लैक कलर हो जाता है। तो मान चलिए ये क्या है कि इसका ग्रीन कलर, इसके ऊपर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देता है, हरित लवक भी दिखाई देता है। यह 4 कितनी परतों का बना होता है? 4 से 6 लेयर ऑफ किसका बना होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू का। पैरेन्काइमा टिश्यू का मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इसके ऊपर स्टोमेटा भी दिखाई देता है,
मेटा। स्टोमेटा का शेप कैसा होता है, जैसे हायर प्लांट्स में होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स पौधे लोअर प्लांट्स होते हैं, और हायर प्लांट्स में जैसे मान चलिए या जैसे आम के पौधे, शीशम के पौधे, ये हायर प्लांट्स है, मटर के पौधे, सरसों के पौधे हायर प्लांट्स हैं। तो हायर प्लांट्स में जैसे स्टोमेटा का शेप होता है, उसी तरह से इसकी कैप्सूल वाल पर भी स्टोमेटा का शेप दिखाई देता है। हमने देखा क्या कि किडनी के शेप सेम के बीज के समान। तो अब कालू में कैप्सूल वाल हमने इसे देखा, और इसमें क्या होता है कि स्पोरोजिनियस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनियस टिश्यू में क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनते हैं कि स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स कैसे बनते हैं, टेट्रेड बनते हैं। ये हमने देखा दे रखा है, ये क्या है, स्पोर्स है। स्पोर्स का शेप कैसा होता है, टेट्रेड, मतलब ये चार कोष्ठी संरचना में बने होते हैं। लेकिन कुछ स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या करते हैं कि ये स्पोर्स बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कुछ स्पोरोजिनियस टिश्यू में मियोसिस डिवीजन नहीं हो पाता। जब मियोसिस डिवीजन नहीं हो पाता तो क्या करते हैं कि उनको किस नाम जानते हैं, सीडो इलेटर्स या इलेटर मदर सेल्स के नाम से भी कह सकते हो। अब ये सीडो इलेटर्स है, ये इलेटर्स मदर सेल्स कह लो, लेकिन इन्हें हम लोग सीडो इलेटर्स क्यों कहते हैं, अब इनका कार्य पहले जान लो, तब उसके बाद इसे क्यों कहते हैं। इसका क्या कार्य क्या होता है, जो स्पोर्स बने हुए हैं, स्पोर्स के बिखरने में, इस डिस्पर्सल में भी सहायक होते हैं। और यह डिप्लॉयड सेल्स होता है। अच्छा, इसे सीडोलेटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने मार्केंसिया जब पढ़ा तो मार्केंसिया में जो सीडोलेटर्स होता था वो थीन लैंगेटेड होता था, पतला सा लंबा होता था, उसके बाद थिकनिंग बॉन्ड्स होते थे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि थिकनिंग बॉन्ड्स एब्सेंट होते हैं। कौन सा बॉन्ड्स नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सीडोलेटर्स कहते हैं, THICKENING। थिकनिंग बॉन्ड जो होता है ये इसके इलेटर्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसके लेटर्स में, एंथोसिरास के, इसलिए हमने इसे क्या कहा, सीडोलेटर्स, आभासी इलेटर्स के नाम से जाना। अब हम क्या देखते हैं, तीसरा पार्ट जो होता है ये कालूमेला कहलाता है। कालूमेला क्या होता है, इट इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, मतलब एंथोसिरास के कैप्सूल का क्या होता है, ये सबसे मध्य वाला भाग होता है और स्टेरिल पार्ट होता है। स्टेरिल का मतलब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। ये क्या करता है, एकदम कॉलम की तरह होता है। कॉलम मतलब खंबे की तरह, स्तंभ की तरह। जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रहा कालूमेला स्ट्रक्चर, ये बीचों बीच है, बना हुआ है। तो इसका कोई, इसके बगल में क्या है कि स्पोर्स बने, स्पोरोजिनियस टिश्यू है। यदि पूछेगा कि लोकेशन ऑफ कालूमेला, ये कह सकते हो सेंट्रल पार्ट होता है। अब किसके, इसके बगल में स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनियस टिश्यू के बगल में क्या होता है, कैप्सूल वाल होता है। तो यह खंबे के समान होता है और इसका कोई कार्य, स्पेशल कार्य है, लेकिन कोई ये मियोसिस डिवीजन का कार्य नहीं करता है, खंबे के समान रहता है। और क्या करता है, इसी के कारण जो इसका स्पोरोफाइट्स होता है सीधे सीधे तना हुआ दिखाई देता है, खंबे की तरह, मतलब एकदम लंबा सा दिखाई देता है। और इसमें मियोसिस डिवीजन ना हो, लेकिन इसका मेन कैरेक्टर्स क्या होता है, इसका मतलब कभी कभी पूछता है कि एंथोसिरास का जो कालूमेला, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना, मैंने आपको बताया उस दिन कि इसका कालूमेला का प्रमुख कार्य क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब प्रोवाइड मैकेनिकल मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यदि पूछे आपके कि भैया इसमें स्पोरोफाइट जो होता है इसको यांत्रिक सहारा देने का कार्य कौन करता है, तो कैप्सूल का कालूमेला पार्ट्स। और यहां तक कि इसका मेन कार्य क्या था, मैकेनिकल, प्रोवाइड टू मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और उसके साथ साथ क्या प्रदान करना कि ये क्या करता है कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ये स्पोर्स के भी बिखरने में भी सहायता प्रदान करता है। लेकिन स्पोर्स किसकी सहायता से बिखरते हैं, सीडोलेटर्स। जिससे सीडोलेटर्स कार्य कर रहा है उसी में कालूमेला हेल्प कर देगा, जल्दी से डिस्पर्सन हो जाएगा स्पोर्स का। और उसके साथ साथ पानी का कंडक्टिंग भी करता है। ये पानी का कंडक्टिंग मतलब पानी का वहन भी कर लेता है। जैसे हायर प्लांट्स में जाइलम का कार्य क्या होता है, कि खनिज लवण और पानी का क्या करना, यानी वाटर का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कालूमेला का कार्य क्या हो जाता है कि पानी का कंडक्ट करना, मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट करना, संवहन करना। इसलिए एंथोसिरास में जो कालूमेला होता है इसको किस नाम से जानते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो आप एग्जाम में बैठोगे बीएससी के, तो सेकंड सेमेस्टर में अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो पूछता है कि द चीफ फंक्शन या मेन फंक्शन ऑफ कालूमेला, तो कह देना कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, प्रोवाइड टू मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड वाटर कंडक्टिंग। यदि पूछे ऐसा क्वेश्चन बना दे कि एंथोसिरास के कालूमेला को किस नाम से जानते हैं, याद रखना वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से। वाई कर दे तो कर दे बिकॉज, क्योंकि इट ट्रांसपोर्ट वाटर या कंडक्ट वाटर इन स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथोसिरास। तो सबसे बड़ा एंथोसिरास आपने किसका सीखा भैया, सबसे बड़ा स्पोरोफाइट किसका, एंथोसिरास का।
या जब परिपक्व अवस्था में नहीं होता इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का दिखता है। अब जैसे ही क्यों ग्रीन कलर दिखा है, क्योंकि इसका जो कैप्सूल बनता है वह हार की तरह होता है। उसमें कैप्सूल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और स्टोमेटा भी दिखाई देता है ऐसा। तो लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया ये अलग जेनरा है। फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट होता है पूरा का पूरा ग्रीन होता है, उसका पूरा थैलेस ही ग्रीन कलर का होता है स्पोरोफाइट से लेकर के। तो यदि पूछे आपको ग्रीन मॉस या ग्रीन कार्ड किस ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, तो ग्रीन कार्ड या ग्रीन मॉस किसे कहते हैं, फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया एक ग्रीन मॉस के नाम जाना जाता है, ग्रीन कार्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका जो थैलस होता है स्पोरोफाइट जो होता है वह किस रंग में दिखाई देता है, हरे रंग में दिखाई देता है। तो चलिए हमने एंथोसिरास पढ़ा। अब हमारा अगला जेनरा क्या होगा, स्फैगनम। कौन सा जेनरा पढ़ेंगे हम लोग, स्फैगनम। हेडिंग लिखते हैं, स्फैगनम को बच्चों पीट मास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पीट मास के नाम से, बोग मास के नाम से जानते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट था, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके पास रिटार्ड सेल्स होते हैं। यदि आप एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन तो फिक्स रहता है कि रिटार्ड सेल्स को बहका दे, कह देगा बोटल सेल किस में पाया जाता है। अब याद रखिए, अगर आप पढ़ने आते हो बच्चों तो बोतल लेकर के आते हो, बोतल में क्या भरे रहते हो, पानी। तो यदि पूछे कि स्फैगनम के किस भाग में सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब रहता है, तो उसके पास रिटार्ड सेल्स होते हैं। उसके नोड पर जो उसका थैलस होगा, थैलस में नोड दिखेगा, नोड इंटरनोड भी दिखेंगे। अभी आपने किसी भी ब्रायोफाइट्स पौधे में नोड इंटरनोड नहीं देखा ना, अब स्फैगनम पढ़ोगे तो उसमें आपको नोड और इंटरनोड दिखेगा। तो इसका जो नोड होता है, नोड पर क्या होता है, इसे गांठ की तरह, बोतल की तरह अनेक संरचनाएं बनी थी जिसमें क्या होते हैं, पानी भरे होते हैं। तो रिटार्ड सेल्स या बोटल सेल्स किसमें पाया जाता है, स्फैगनम। अच्छा, स्फैगनम को पीट मास क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो इसका थैलस होता है सूख जाने पर इससे स्पेशल प्रकार का क्या होता है, कोयला प्राप्त किया जाता है। कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में। तो इसका जो मतलब इससे जो कोयला प्राप्त किया था उसको बोलते हैं पीट। अब इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीट मास। अब इसको बैग मास के नाम से भी जानते हैं। बैग मास क्यों कहा जाता है स्फैगनम को, क्योंकि जैसे प्राचीन समय में क्या करते थे कि आज के दिनों में तो भैया हम लोग रेफ्रिजरेटर रखे हैं, फ्रीजर रख लिए हैं, किसी चीज को जैसे रख दिया वैसे, या मान चलिए कोई थर्मस रख दिया, जैसा रख दिया वैसे, जैसे थर्मस में चाय भरकर रख दी, गर्म है तो काफी लंबे समय तक ऐसे गर्म का गर्म रहेगा। उसी तरह से पहले क्या करते थे, स्फैगनम आप इतनी प्रजातियां हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा उपयोग हो चुका कि इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो इसका जो थैलस था ना, जैसे हम किसी वस्तु को कहीं दूर भेजना है या किसी सामान को पैक करके कहीं दूर भेजना है, अब उस सामान को पैक करें कि ताकि उसके पास पहुंचे, वो जैसा मैंने यहाँ जिस कंडीशन मैंने उसको यहाँ रखा है वही कंडीशन वो व्यक्ति भी पाए। तो लोग क्या करते थे, बैग मास को स्फैगनम को क्या करते, उसके थैलस को ले करके उसमें वस्तु को रख करके लपेट करके चारों तरफ से उसको कहीं दूर स्थान तक भेजा जाता था। और भेजने पर क्या करते हैं, जब वो व्यक्ति पाता है, खोलता है, जैसे यहाँ पर रखा जाता है वही उसी स्थिति में वो भी पाता है, मतलब ताजा का ताजा। तो मतलब इसका उपयोग किसी भी सामग्री को पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे बैग झोला की तरह उपयोग करते हैं। जैसे हमको मार्केट से कोई सामग्री ले जाना है घर तक, तो हम क्या करते हैं, बैग लिए रहते हैं। जैसे हम पढ़ने आते थे अपनी कॉपी किताब को लेकर के कहाँ आते हैं, बैग में लेकर के आते हैं, फिर बैग में लेकर के जाते हैं। उसे इसके मतलब इसी तरह से इसका उपयोग भी, इसके थैलस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, बैग की तरह किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बैग मास। तो आप 4 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि किसी भी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका, स्फैगनम का, इसलिए इसे बैग मास कहते हैं। इसे पीट मास क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे एक इसी प्रकार का ईंधन तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसलिए इसे पीट मास कहते हैं। ठीक, अब हमने आपको ये बताया कि रिटार्ड सेल्स किसमें होता है, स्फैगनम। यदि पूछे नोड पर होता है कि इंटरनोड पर, इंटरनोड की नोड पर, नोड मतलब गांठ। अब गांठ को हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि और इंटरनोड को बोलते हैं पर्व। ठीक, नहीं भैया, गांठ को पर्व संधि और इंटरनोड जो होता है पर्व बोलते, पोरी बोलते हैं ना, जैसे गन्ना लोग भी गिनता बचपन में बहुत किए होंगे, कहेंगे कि कई कितने पोल लेंगे आप। तो चलिए पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब पूछे बताओ किस ब्रायोफाइट पौधों को पीट मास कहते हैं, अच्छा किसे बैग मास कहते हैं तब, अच्छा ग्रीन मास किसे कहते हैं बताओ, स्फैगनम ही फ्यूनेरिया।
इसलिए भाई रट्टा नहीं, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो। इसलिए मैंने तो बकाया चीज देखते हैं